Hi everyone. Uh, Today we are going to start current electricity for the need section, right? So ये हमारा पता नहीं कौन सा पार्ट बनेगा, क्या बनेगा, we are not caring for that, but still we are hoping the first part of the need electricity. और हमारे पास ये पहला पार्ट रहेगा और इसमें हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे. तो ये हमारा करंट को पूरा करेगा फॉर नीट, राइट? नीट के हिसाब से हमारी करंट रहेगी, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं. And this is me, Arvind Pediwal, and let's start with the fact. See, yes. Wait. How can we roll on the? Yes. So this is our first slide. That is to be. Wait. Let me assemble me. Yes. On the slides. On which slide should I move? Yes. So slide number 2. Right. आइए शुरू करते हैं. ध्यान से देखें भाई. ठीक. ओके ठीक. व्हाट द वाइट, राइट. हाँ बेटा, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है आप जानते हो. बहुत ज्यादा चर्चाएं, खास चर्चाएं नहीं करेंगे, फिर भी आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है. इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है. और मैं इसे सीधा कहूं तो आई बराबर बेटा डी क्यू बाई डी टी क्या होती है? करंट होती है. ध्यान रख लेना है, ठीक है. डी क्यू बाई डी टी क्या होती है? करंट. यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट. एनी मीडियम हैविंग फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. ये सारी बातें आपको दो चार बातें आपको ध्यान है, इसको हम करने में कोई खास बुराई नहीं है. ठीक है. तो जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है. हाँ सर ये कंडक्टर है. इसमें क्या करते हैं बेटा? ध्यान से देखें. ये कंडक्टर है, इसके अंदर मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. तो पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. ठीक है. तो ये करंट होता है, और जिसके बारे में आप नॉर्मली जानते हो. हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बेसिक सी चर्चा वाली चीजों पे नहीं जाएंगे. हम कोशिश करेंगे कि उस चीज को ज्यादा टच करें जो हमारे लिए थोड़ा सा एडवांस है. ठीक है. तो करंट क्या हो जाएगा बेटा? डी क्यू बाई डी टी. आई बराबर डी क्यू बाई डी टी. तो बेटा इसकी अगर यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा बेटा चार्ज पर सेकंड, और इसको एम्पियर कहते हैं. और ये स्केलर होती है कि वेक्टर होती है? दोनों ही नहीं होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है. कौन सी होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है. टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी के अंदर न तो वो स्केलर होती है और न वो कौन सी होती है? वेक्टर होती है. क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, करंट के अंदर डायरेक्शन होती है, बट स्टिल जैसे मान लो ये 5 एम्पियर करंट आ रही है और बेटा इधर भी एक 5 एम्पियर करंट जा रही है. अगर बेटा ये दोनों वेक्टर होते तो बेटा दोनों 90 डिग्री पे रहना, तो इनका रिजल्टेंट क्या आता बेटा? 5√2 आता 90 डिग्री पे, आपको पता है. लेकिन रियलिटी में करंट कितनी आती है? 10 एम्पियर आती है इस नोड से. इसलिए करंट में डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर के एडिशन धर्म को नहीं निभाती है. इसलिए मैं कहता हूं कि करंट जो है टेंसर क्वांटिटी, एक नई क्वांटिटी डिफाइन की गई, वो कौन सी होती है बेटा? टेंसर क्वांटिटी होती है. ठीक है. कौन सी क्वांटिटी होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है. और एक बेटा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास. तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, आई मीन करंट जो है उसकी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है ना फ्लो की, वो होती है. जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं. ये हमें ध्यान होना चाहिए. ठीक है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं करंट के बारे में, आपको पता है. ठीक है. स्लाइड. हाँ, अब आते हैं बेटा करंट डेंसिटी पे. ठीक है. कौन सी पे? करंट डेंसिटी. देखो करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है बेटा आई अपॉन ए. क्या होती है? करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट अपॉन एरिया. जैसे मान लो ये हमारे पास एक क्या है? सिलेंडर है, और इसमें बेटा करंट बह रही है आई करंट, और ये एरिया जो है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ए क्या है? ए. तो करंट डेंसिटी डिफाइन की गई आई बाई ए से. किससे? आई बाई ए से करंट डेंसिटी को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है. ठीक है. तो करंट डेंसिटी के अंदर डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. करंट डेंसिटी को ध्यान से देखना भाई. यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, कहाँ गया ओ, हाँ यहाँ पे आ जाओ. चलो यहाँ पे बात करते हैं. तो देखो बेटा आई बराबर ये आया जे डॉट ए, और इसमें वेक्टर होता है बेटा. ये करंट डेंसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब आप देखो वेक्टर जे और डॉट वेक्टर,
एक तो ए जे वेक्टर है, एक कौन सा बेटा ए वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, करंट होती है। तो ये बात भी मुझे क्लियर हो गई कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर तो नहीं होता है, तो करंट वैसे भी वेक्टर नहीं है। दूसरा केस ये हुआ कि करंट अब वेक्टर नहीं है, तो बेटा क्या हुआ, करंट यहाँ पे स्केलर की तरह ट्रीट होती है। तो नॉर्मली टेंसर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ये हमें छोटी छोटी बातें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। और डेंसिटी, करंट डेंसिटी है बेटा, इसका यूज जो होगा ना मैग्नेटिज्म में होगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म में इसका यूज होगा, यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होता है। और इसका यूनिट की अगर हम बात करेंगे यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, हाँ। और ये स्केलर होगा कि वेक्टर, सर ये वेक्टर होगा, डायमेंशन वगैरह आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, पीछे वापस हम करंट वाली स्लाइड पे अगर जाएं, करंट वाली स्लाइड पे हम पीछे वापस जाने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा, करंट वाली स्लाइड में पीछे हम जाएं, पीछे जाया नहीं जाएगा क्या, हाँ ये रही, ये वाली पीछे वाली स्लाइड है। अब देखो इसके अंदर हम नॉर्मली अगर बात करें थोड़ी सी, अगर आपको इस वाले इक्वेशन की बात करता हूँ, इस वाले इक्वेशन की, तो यहाँ पे ध्यान देना आप, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी है ना। अगर आपको लाइफ में क्यू और टी का ग्राफ मिले, किसका, क्यू और टी का ग्राफ मिले बेटा, लाइफ में क्यू और टी का ग्राफ मिले, तो उसका जो स्लोप होता है ना, स्लोप, वो आपको क्या देगा, करंट देगा, याद रख लेना। मैं तो यानी स्लोप ऑफ आईटी ग्राफ जो है वो आपको क्या देगा, करंट देगा। आईटी नहीं बेटा, क्यूटी ग्राफ है वो करंट देगा आपको। दूसरा यहां से डी क्यू बराबर, डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हो आप, आई डी टी लिख सकते हो ना, हाँ सर। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आई टी ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या देगा, ये नोट लिख ले बेटा, अभी अभी लिख ले कि जो आई टी ग्राफ है ना, उसका जो एरिया है, आई टी ग्राफ का जो एरिया है वो तो आपको क्या देगा, चार्ज फ्लोन देगा, कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है। और बेटा तुझे जो क्यूटी ग्राफ है ना, क्यूटी ग्राफ, उसका स्लोप जो है वो तुझे क्या देगा, वो तुझे करंट देगा, वो तुझे क्या देगा, करंट देगा। नॉर्मली ये जो करंट होती है ना हमारी, आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बेटा, ये करंट क्या होती है, ये एवरेज करंट होती है। ये क्या होती है, एवरेज करंट होती है। अगर यहाँ पे आपको पता होगा, अगर लिमिट लगा के डेल्टा टी को मैं टेंस टू जीरो कर दूं, तो ये क्या बन जाता है, आई बराबर क्या बन जाता है, डी क्यू बाई डी टी बन जाता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट, राइट। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट बनती है, इसका हमें क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है करंट, स्केलर क्वांटिटी की बजाय ये क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है, डज नॉट ऑबे वेक्टर लो, ठीक है। ठीक सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक। तो करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वेक्टर की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये बात मुझे थोड़ी 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 क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। चलो 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 आओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी हो गया। अब देखो करंट डेंसिटी में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लो एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द करंट, ठीक है। जैसे कैसे, आप कोई अजीब सा एरिया ले लो, जैसे 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 सिलेंडर ले लिया एक हमने, सिलेंडर, ये लो सिलेंडर ले लिया एक हमने, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या होता है, करंट ऐसे है, एरिया ऐसे है, करंट भी ऐसे, एरिया भी ऐसे है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लो आपने ऐसा है ये आपके पास सिस्टम, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे मान लो ये, ठीक है। इस समय बेटा एरिया वेक्टर कहाँ है, एरिया वेक्टर ये है, लेकिन बेटा करंट इसमें कहाँ आपकी, यही नहीं है क्या, बोला है कि नहीं है। या करंट डेंसिटी होती है, ये क्या होती है, इस ओर होती है, इन दोनों के बीच में एंगल आ गया ना, तो उस केस में करंट को कैसे डिफाइन किया गया है, जे डॉट ए। तो करंट होती है इस पर्टिकुलर एरिया की, जब बात करते हैं ना, तो वो होती है बेटा जे ए कोस थीटा। तो यहाँ पे देखो डी ए ये रहा, तो बेटा इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, डी ए कोस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। हाँ, तो उस समय जे इंटू ए, एरिया क्या होता है, करंट होती है, लेकिन वहां एरिया होना चाहिए बेटा जे की डायरेक्शन वाला एरिया होना चाहिए। अगर यहाँ पे इस वाले केस में मान लो एरिया आपका इधर है, तो इसके साथ कितना एंगल बनाता है, जैसे मान लो ये एरिया ऐसे होता रहे और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ये होती, तो इसमें करंट थोड़ी जाती बेटा, ये एरिया होता है इसमें करंट थोड़ी जाती, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ गया कि नहीं आ गया। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, करंट डेंसिटी का इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा 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 क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो करंट डेंसिटी को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम आराम से डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। चलो, और एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द करंट,
बट मेक्स एन एंगल थीटा विद नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन जे क्या हो जाएगा बेटा, आई के अंदर ए cos थीटा का क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से आई है ना ये, और अगर तुझे जे निकालना हो बेटा तो जे क्या हो जाएगा यहाँ से आई अपॉन ए cos थीटा। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ सर आया, वो तो सिंपल है, कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हो। ठीक, चलो आओ। हाँ, अब बात करते हैं बेटा हम थर्मल स्पीड की। किसकी बात करते हैं? थर्मल स्पीड क्या होती है इसकी चर्चा करते हैं हम, अच्छे से चर्चा करते हैं इसकी। आओ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए। थोड़ा मोटा करें क्या? ठीक है। हाँ भाई, थर्मल स्पीड क्या होती है? देखो देखो बेटा, मैं हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं क्या इधर? होने तो चाहिए। ओहो, ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ओके, ताम झाम पता भी नहीं है क्या हो रहा है, इतना जरूरी कैसे हुआ? हाँ आ गया भाई, ठीक, आओ। ठीक है। हम्म, हम्म, चलो 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 चलो, सॉरी। हाँ हाँ, पता नहीं नया सिस्टम आज। चलो खैर, अब बेटा थर्मल स्पीड की बात करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है? हाँ सर कंडक्टर है। इसमें बेटा क्या होता है, बाहर से टेम्परेचर वगैरह इसके अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। हाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे आप? थर्मल स्पीड होती है। थर्मल स्पीड का मतलब है कि बाहर का जो टेम्परेचर है ना, बाहर का जो टेम्परेचर है बेटा, उस टेम्परेचर की वजह से इनके पास क्या होती है, एक एनर्जी होती है। ठीक है, और जो बोल्ट्जमैन ने क्या कहा था, 3/2 k × T, ये क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। अरे बोलो होती है कि नहीं होती? हाँ। अब ये बेटा आपको पता है कि ये टेम्परेचर होता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो इस केस में आप उनको क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बहुत ज्यादा तितर बितर क्या करते हैं, मोशन करते हैं। आपको बताता हूँ, अंदाजा बताता हूँ, इसको आप यहाँ रखो। 12mv² बराबर बेटा 3/2 kT, ये थर्मल स्पीड होती है। यहाँ पे बेटा इसकी जो वैल्यू होती है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, ये बेटा लगभग लगभग जो वैल्यू जाती है, ये बहुत ज्यादा जाती है। आप इसका ध्यान से देखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू की जो यस, हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है ना, इसकी वैल्यू बेटा 10 की पावर, यू समझ लो आप, हाँ हाँ चलो चलो एक मिनट, यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया। ठीक है, 3/2 kT/m आया कि नहीं आया, और बेटा ये आई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब देखो मैं बताता हूँ आपको, k की जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ना, इसकी वैल्यू 10 की पावर -3 के आसपास होती है, -23। और इलेक्ट्रॉन का मास है बेटा ये 10 की पावर -31 होता है। तो ये बेटा ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितनी हो गई, 8 होगी। 10 की पावर 8 पॉजिटिव में बची, 3 × T, ये होता है लॉजिकली। और इसका भी आप कर लोगे तो बेटा 10 की पावर 4 के आसपास हुआ, मतलब मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। थर्मल स्पीड पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। यहाँ से मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, 3/2 kT से यहाँ से बहुत ज्यादा स्पीड होती है उसकी। अब इतनी ज्यादा स्पीड अगर उसकी है तो आप सोच के देख सकते हो कि कितनी ज्यादा स्पीड अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम का टेम्परेचर हो तो भी केल्विन कितना हो जाएगा बेटा, ये 300 हो जाएगा ना, 300। तो बेटा 8 और 2 10, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हुआ कि नहीं? हाँ, मतलब ये 10 की पावर 5 की ऑर्डर का आया, और इसमें अगर आप 1000 का भाग भी दे दोगे ना तो भी किलोमीटरों में आएगी। मतलब एक सेकंड में इतने किलोमीटर दौड़ सकते हैं, हजारों किलोमीटर। ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है। मतलब जब आपका कोई भी मेटल है उसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है हजारों किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। तो बड़ा शानदार स्पीड होती है, तो थर्मल स्पीड कहते हैं वो। ठीक है, अब बात यह है कि इसका हमें नुकसान या इसका फायदा हम ये पढ़ना क्यों चाहते हैं, क्योंकि कंडक्टर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसकी वजह से वो कंडक्टर्स रैंडम मोशन करते हैं। तो वो रैंडम स्पीड जो है ना, वो मैं बताने की आपको यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि वो रैंडम स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और उनकी रैंडम मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एक दूसरे से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से क्या करते हैं, रैंडम मोशन की वजह से कोलाइड करते हैं, और ले दे के क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ चलता है, यहाँ चलता है, यहाँ चलता है, यहाँ चलता है, वापिस यहीं आ जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक एरिया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, हमने देखा इलेक्ट्रॉन निकला, इतनी खतरनाक स्पीड होती है कि घूम फिर के उसी सेकंड में वापस इधर आ जाता है।
तो लॉजिकली जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकले ना उतने इलेक्ट्रॉन्स में एंटर कर जाते हैं। तो नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज डेल्टा क्यू बेटा 0, जितना चार्ज आया उतना अंदर चला गया, जितना बाहर निकला उतना अंदर आ गया। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जब थर्मल टेम्परेचर होता है ना, तो एक एरिया से, एक पर्टिकुलर एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन चार्ज निकलते हैं ना उतने उसके अंदर एंट्री मारते हैं, तो डेल्टा क्यू कितना होता है 0। इसलिए बेटा एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें इलेक्ट्रॉनों के पास अच्छी खासी मोशन होने के बावजूद भी, और करंट कितनी होती है 0 होती है। करंट कितनी होती है 0, अच्छी खासी मोशन है उनके पास, बावजूद इसके क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहें ना कि इलेक्ट्रॉनों के चलने से ही करंट बहेगी, तो कई बात नहीं, दुनिया में हर एक चीज करंट मारती, फिर आपको हर एक जगह आपको झटका लगता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है चलने से आपके क्या नहीं होगी, करंट नहीं आएगी, यानी चार्ज के चलने से नहीं, नेट चार्ज कितना चलेगा उससे करंट आएगी। नेट चार्ज तो क्या होता है बेटा, नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, तो इसको शुड वी इरेज द फैक्ट, यस वी शुड इरेज, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो लॉजिकली क्या होता है कि एक कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रैंडम मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन इधर इधर यूं 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 ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे 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 करते करते बहुत सारे डायरेक्शन होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन होती है तो क्या होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन यहाँ ये बस, ये इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल भी यही होती है, ऐसे आ जाता है। ये होती है बेटा उसकी रैंडम मोशन। वजह क्या होती है बोलो भैया, नहीं पता सर, मैं बताता हूँ। बेटा स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो मैं जितनी देर में सेंस कर पाता हूँ उतनी देर में ये वहीं पहुंच जाता है। अब मैं कहने का मतलब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि भैया बात ऐसी है कि अगर आपको चार्ज यहाँ है और थोड़ी देर बाद में भी यहाँ आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना ds, बोलो कितना 0, और वेलोसिटी कितनी होती है ds बाई dt नहीं होती क्या। तो बेटा ये पार्टिकल यहाँ था और लास्ट में पहुंच भी यहीं गया, तो इसका ds बाई dt अगर निकालता हूं तो ds कितना आता है 0, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आती है, वेलोसिटी वो आती है बेटा 0। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं ना, तो वो नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन बेटा चार्ज के अंदर, करंट के अंदर जब हम dq बाई dt देखते हैं ना, तो चार्ज का जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक चार्ज में कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। तो इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। तो बेटा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस un, इतने जो सारे वेक्टर होते हैं उनका जो मैं एवरेज लेता हूं, तो ये क्या आता है 0। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है ना, वो जब कुछ भी नहीं होता तब 0 आती है, तब क्या आती है 0 आती है। लेकिन उसकी एवरेज स्पीड क्या नहीं होती है 0 नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो एवरेज वेलोसिटी वुड बिकम 0 बट एवरेज स्पीड वुड नेवर बिकमिंग 0, कभी भी 0 नहीं बन रही होगी, ठीक है। हाँ सर बहुत बढ़िया है, कोई समस्या, अरे बोलो भैया नहीं है, हाँ आओ, ठीक है। हाँ अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बिहाफ पे इनका क्या करना है बेटा, अब हमें क्लासिफिकेशन करना है, आओ देखते हैं। देखो तीन प्रकार के होते हैं, तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर। आप जानते हो यार, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, टेम्परेचर अगर आपका लो है तो ये इंसुलेटर होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और बेटा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने पर इनमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यही बात होती है, इसकी ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा आपके साथ। आप जानते हो छोटी छोटी चीजें थ्योरी पढ़ना आपका धर्म है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेटा कंडक्टर्स की, किसकी करते हैं, कंडक्टर्स की करते हैं, जो कि हमने अभी कर ली है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉर्मली जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वही कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में इंसुलेटर है, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, ये बिना काम की स्लाइड बनाई है। सेमीकंडक्टर जो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर, टेम्परेचर घटाने पे इंसुलेटर की तरह, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अब क्या, बिहेवियर ऑफ, क्या पढ़ेंगे बेटा, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन अब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है बेटा, अभी क्या करेंगे इसके अंदर, आप ये वाला कंडक्टर आपके पास, ठीक है, हाँ सर, और इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड वगैरह नहीं लगाना है। तो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कैसा है, रेंडम मोशन है, कैसा है बेटा,
रैंडम मोशन है। कैसी मोशन है? रैंडम मोशन है, ब्राउनी मोशन कहते हैं। तो मोशन इज व्हाट बेटा? रैंडम। रैंडम मोशन होगी जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करती हैं और होती है। और यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो VRMS होती है थर्मल स्पीड, वही होती है क्या बेटा? हाफ mv² होता है ना आपका। हाँ, उसको क्या कर दो आप 3/2 kT के बराबर कर दो। यहाँ से बेटा जो वेलोसिटी का जो ऑर्डर आता है ना, वो 10⁵ मीटर पर सेकंड ऑर्डर का आता है। कितना ऑर्डर का आता है? 10⁵ मीटर पर सेकंड का ऑर्डर का आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही बेहतरीन गंदे तरीके से क्या करेंगे? इधर उधर मूव करेंगे बहुत सारा, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर करंट्स नहीं आएंगी, ठीक है। बोलो भैया, अरे बोलो। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। हाँ, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर, अब उससे पहले बेटा थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ आपको। इस वाले केस में बिहेवियर ऑफ कंडक्टर से एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल है ना। हाँ, इसके अंदर एक बात और बता देता हूँ आपको। क्या होता है, नॉर्मली टक्कर करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टक्कर करेगा, तो बेटा इसमें जो लगने वाला टाइम है ना, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। हाँ, और बेटा इसके बीच में ये पाथ जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। इसको कहते हैं बेटा मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो दो टक्कर्स के बीच में लगने वाला टाइम रिलैक्सेशन टाइम होता है। और ये बेटा टाइम होता है 10⁻⁻14 सेकंड के आसपास होता है। मेटल में इतना होता है, 1 सेकंड का 10⁻14वां हिस्सा लेना पड़ता है। और जो मीन फ्री पाथ होता है दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास का होता है। कितने का होता है? 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास का होता है, ज्यादा नहीं होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो एवरेज डिस्टेंस होती है ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो टक्कर के बीच की जो दूरी होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो इसमें ज्यादा आपको क्या नहीं करना है, ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। चलो सर, ठीक। तो इतना जरूरी, हाँ ये अच्छा है। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, इसी में हमारा काम आता है बेटा। जब दो एंड होते कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तो एक हायर पोटेंशियल पे बन जाता है, एक लोअर पोटेंशियल पे बन जाता है। आइए शुरू करते हैं खेला। ये लो, ये साला टेढ़ा क्यों बन रहा है? हाँ, अब बेटा यहाँ से क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अच्छा, शॉक। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये बेटा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बोलो भैया, है कि नहीं है? अब देखो क्या होता है इस समय। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ ना बेटा? हाँ बेटा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या मूव करेंगे? इधर मूव करेंगे। उल्टा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो बेटा अब ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, इसके अपोजिट उन पे इलेक्ट्रिक, तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं फोर्स देखूं, तो क्या वो QE नहीं होगा? -QE नहीं होगा क्या? हाँ बेटा होगा। तो बेटा अब क्या होगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे कर ये ऐसे था, ये इनिशियल पोजीशन थी। कौन सी थी? ये इनिशियल पोजीशन थी। हाँ। तो बेटा यहाँ से निकला, ये इनिशियल पोजीशन ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये था कब? absence in electrical field. Now what happened is that अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जैसे यहाँ जा रहा है ऐसे, तो वो पहले पहले रुक जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इस बार उस पर इधर फोर्स लग रहा है। और इधर जाएगा तो थोड़ा और रुक जाएगा, इधर जाएगा थोड़ा और रुक जाएगा। पाथ वैसे ही करेगा, वो ऐसे रुक जाएगा, ऐसे रुक जाएगा, वैसे ही करेगा, ये ऐसे रुक जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा कम क्या करेगा, ये ट्रेवल करने की कोशिश करेगा उस पुराने वाले पोजीशन से थोड़ा सा थोड़ा, और इधर आते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। तो बेटा लॉजिकली हमने इलेक्ट्रॉन देखा यहाँ लास्ट में कहाँ पहुंचा, यहाँ। तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो ds/dt यानी कि आ गई एक रफ्तार आ गई इसके पास। तो जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा देते हो ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन चलता वैसे ही है जैसे पहले चल रहा था, लेकिन क्या होता है जैसे पहले इतना चल रहा था ना, तो बेचारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सर चलेगा। ऐसे करते करते सब के अंदर एक छोटा सा क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन उसकी सेम नहीं हो पाती है, तो हमें एक डिस्प्लेसमेंट नजर आता है, तो हम कह देते हैं ओ चार्ज चल गया इतना। तो हम क्या दिखा देते हैं, फिर करंट दिखा देते हैं, क्योंकि इस बार चार्ज में डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसलिए हम कह देते हैं dq/dt आ गया हमारा। और इस बार ये dq/dt क्या नहीं है, जीरो नहीं है। क्यों नहीं है बेटा जीरो? क्योंकि बेटा इस बार मैंने क्या देख लिया है, इस बार इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट देख लिया है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बहुत नॉर्मली बोलेंगे क्या, कि जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा बेटा, एक फोर्स लगा। वो फोर्स क्या है,
ई ई, बोलो आया कि नहीं आया। उसकी वजह से बेटा इसमें एक एक्सेलरेशन आया, वो आया माइनस ई ई वेक्टर बाई एम, बोल आया कि नहीं आया। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, अरे बोलो यार सर, एक्सेलरेशन तो फोर्स अपॉन मास होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। तो ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ आई मीन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास आ गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक उसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया है, चार्ज के पास किस क्या आ गया है कि चार्ज के पास एक एक्सेलरेशन आ गया है, जिसको मैं क्या करूंगा, मूव करने की कोशिश करूंगा। बोलो भैया कोई समस्या नहीं है। हाँ ठीक। हाँ ठीक। हम्म चलो आओ देखते हैं। और तो बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, जब आप किसी कंडक्टर के बाहर क्या लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे, तो उसमें एक एक्सेलरेशन आने लग जाएगा, किसमें, आपके चार्ज में। चार्ज में इलेक्ट्रॉन में एक एक्सेलरेशन आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक नई चीज पढ़ेंगे हम, वो होगी बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। या चलो स्टार्ट करते हैं, आओ देखो इसके अंदर भी दिखाया गया है, मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, पूरे बढ़िया खिदमत और बड़े आलिशान तरीके से चीज को हमें यहाँ पे दिखाया गया है। देखो क्या लिखा गया है, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, रैंडम मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद ड्रिफ्ट सुपर इम्पोज्ड ऑन इट। मतलब समझे क्या, आपने ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, यहाँ से करंट चला और बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया। देखना मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, डो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे आया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो देखो ये लॉजिकली है तो ये ही रैंडम मोशन है, लेकिन बेटा ये क्या होती है, कुछ ड्रिफ्ट होती है इसके अंदर, कुछ ड्रिफ्ट होता है इसके अंदर। इसलिए आप याद रखें, इसलिए आप याद रखें कि ये वाली जो मोशन हो रही है, ये वाली जो मोशन हो रही है, ये ड्रिफ्ट मोशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करेगी इसमें, लेकिन इसमें हुई क्या है, सुपर इम्पोज्ड। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। यानी जब एक्सटर्नल फील्ड आप लगा देते हो, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स है ना एक एक रिसीव करते हैं, एक वेलोसिटी रिसीव करते हैं, जिससे वो पॉजिटिव टर्मिनल की हो जाते हैं, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। मतलब लॉजिकली मैं अगर आपसे बात करूं तो ये जो वेलोसिटी आपको जो बताई जाएगी, ये वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से आएगी। तो देख बेटा स्टार्टिंग में जब हमने निकाला था तो उनका यू एवरेज जो निकाला था सबका, वो क्या निकाला था, 0 निकाला था। तो अब बेटा इसके पास एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन है बेटा माइनस ई, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट बता रहा हूँ। तो बताइए आया कि नहीं आया। हाँ तो तुम मुझे बता टी सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी गेन हो जाएगी। अरे यार टी सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी गेन हो जाएगी, टी सेकंड दे दिया तुझे, यानी वी पूछ लिया, तो पहली इक्वेशन लगाना यार, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना यार, अरे भाई है कि नहीं। हाँ तो v ये है बेटा 0, और ये कितनी हो जाएगी बेटा, ले ओ भाई एक्सेलरेशन है माइनस ई बाई एम। और बेटा टी क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो बेटा ये वेलोसिटी आई कि नहीं आई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बेटा। तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन का ये तो होता है बेटा एक्सेलरेशन, और इनटू टाउ ये क्या होता है, और बेटा ये माइनस होती है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, जिंदगी में कभी भूल जाओ ना तो इसको याद कर लेना यार, कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वहीं से आती है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है पहले से ही आती है। ठीक है चलो सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रहेगा बेटा, हाँ सर याद रहेगा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। हालांकि इसको बड़े अजीब तरीके से, और जो बेटा ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, मजाक लगेगा आपको, लगभग लगभग ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर रहता है ना, ये लगभग लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के अंदर आता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के अंदर आता है। आप इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बोलो भैया, हाँ सर ठीक। अब देखो ये सारे इसके बीच में इसका डेरिवेशन जो होता है ना बेटा, उसमें मैं नहीं चाहूंगा, बहुत सारे सबकी वीडी निकालनी होती है, एवरेज निकालना, तो वो सारी चीजें हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी से करना है ना। हाँ ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हुए। हम्म हम्म, आओ रिलेशन बिटवीन करंट वेलोसिटी, जी, हम्म, आओ अगला बेटा रिलेशन बिटवीन
किसके बीच में, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके बीच में रिलेशन पूछा है। तो देखो इस रिलेशन को आपको डिफाइन करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है चीजों का, लेकिन आप याद रख लोगे तो भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बेटा क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर चार्ज लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और बेटा इसमें n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम है कि नहीं है, हाँ सर ठीक। और बेटा ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और ये वाला जो लेंथ है ना इसकी, ये वाली ये है एल लेंथ है बेटा। ठीक है, क्या लेंथ है, एल लेंथ है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, हमें बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। तो बेटा एक बात बता, यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज जो है वो कितना फ्लो होगा, उस चार्ज को निकाल लो, और अपॉन में बेटा टाइम लगा लो। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा चार्ज, तो टाइम कितना लेगा सर, टाइम तो ले लेगा ये एल अपॉन वी डी। अरे भाई लेगा कि नहीं लेगा, हाँ। और क्यू बेटा कितना लेगा, तो देखो छोटे से एरिया की बात करता हूँ मैं, एन, ठीक है, और ए एल, क्या ये टोटल चार्ज नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो एन ए एल ये टोटल चार्ज होगा, क्योंकि ए इसका एरिया है, एल वॉल्यूम है, तो टोटल ये आ गया, और ई क्या हो जाएगा इसका चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब निकालना होगा ना, तो एन ए एल तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इनटू ई क्या हो जाएगा बेटा, टोटल चार्ज हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, हाँ ये होगा क्यू अपॉन टाइम, टाइम का डिवाइड मारेंगे तो एल अपॉन वी डी। बोलो भैया कोई ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये वाला जो है एल, ये सॉरी एल है, तो ये एल से एल कट जाएगा, तो बेटा ये करंट क्या आ गई आपकी, एन ई ए वी डी। बोलो आई कि नहीं आई, यही करंट इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है, बहुत बड़ा रिलेशन है। आई बराबर एन ई ए वी डी, जहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए क्या होता है बेटा एरिया, और वी डी क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अच्छा, व्हाट विल बी द करंट ऑफ, हाँ प्रश्न देखो भैया, क्या है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए हीटर वायर इन 1 मीटर इफ इट कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। अब ये आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है, और इस न्यूमेरिकल को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप बेटा सबसे पहले दिए गए डाटा है ना, उनको आराम से लिख लो, दिए गए डाटाज हैं उनको आप क्या लिख लें बेटा, आराम से लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न को मैं करूंगा ही नहीं, आप खुद करेंगे। आई बराबर इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू वायर इन 1 मिनट, ठीक है, तो टाइम तो हो जाएगा बेटा 60 अपॉन में, बोलो होगा कि नहीं होगा, हाँ। और चार्ज क्या होगा बेटा एन ई, बोलो भाई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू वाइन कैरीज ऑफ करंट, तो करंट की वैल्यू लिख दो 8। ठीक है बेटा, एन आपको निकालना है, ई आपके पास है ही, टाइम 60 है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा एन का। ठीक है, निकाल लेना आप आराम से, कोई समस्या नहीं है। द करंट थ्रू वायर डिपेंड ऑन टाइम, कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू, ये अच्छा है, अच्छा प्रश्न है, आप करोगे इसको। चलो मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या दिया है, दिया है करंट दी है आई बराबर 2 प्लस 3t। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इन फर्स्ट 10 सेकंड। तो आप आई को क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो ना, तो 2 प्लस 3t, बोलो भाई, हाँ। अब देखो बेटा डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा बेटा 2 प्लस 3t का बोलो इंटीग्रेशन डी टी। और बेटा आप क्या कर दो, याद कर दो, ठीक है, इन 10 सेकंड है, तो जीरो था तो उस समय जीरो मान लेते हैं भाई, जब आपका चार्ज जीरो था तो उस समय हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं चार्ज। और बेटा 10 सेकंड के अंदर कितना चार्ज मान लेंगे, 10 सेकंड के अंदर क्यू मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, देखो देखो भाई जल्दी देखो, क्यू बराबर बेटा 2t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2, बोलो है कि नहीं, हाँ सर है। इसमें बेटा ये कितना 10 और ये कितना 0। ठीक है, तो 10 डालोगे तो 20 प्लस 100 50 150 माइनस माइनस तो 170 आ गया, कितना आ गया बेटा 170 कूलम आ गया, कितना आ गया 170 कूलम आ गया। ठीक है, ठीक, चलो सर चलो आओ। हम्म, ठीक।
चलो भाई आगे चलो। करंट थ्रू ए वायर डिक्रीज लीनियरली 4 एम्पियर टू 0 इन 10 सेकंड। करंट जो है बेटा वो क्या हो रही है, लीनियरली गिर रही है। करंट जो है, करंट थ्रू ए वायर डिक्रीज लीनियरली फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 इन 10 सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। अरे भाई ये लो, ठीक है। हाँ सर, 4 एम्पियर से 0 एम्पियर गिर जाती है लीनियरली, तो मतलब ये आई है, ये है क्या बेटा, टी है। ठीक है, लीनियरली गिर गई है 4 एम्पियर से बेटा, और यहाँ से 0 हो गई, और कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। ये कितना है, 10 सेकंड। मैंने बताया था आई टी ग्राफ का एरिया जो होता है वो तुझे बेटा चार्ज देगा, तो एरिया निकाल ले। अरे राम रे, तो एरिया निकाल बेटा। तो हाफ इंटू 4 इंटू 10 दैट हैज टू बी 20 कूलम चार्ज। आंसर, आंसर आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। बढ़े सर बढ़े। देखो भाई, करंट डेंसिटी इतनी दे रखी है बेटा, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेट ऑफ फ्लो चार्ज, इसका मतलब क्या पूछा है बेटा, करंट पूछा है। क्या पूछा है, करंट पूछा है। आइए देखते हैं, खेला शुरू करते हैं कैसे होता है। तो बेटा ध्यान से देखो, आई बराबर क्या होता है, जे डॉट एस होता है कि नहीं होता, बोल भाई। हाँ सर होता है। तो बस ठीक है, इधर व्हाइट लेंगे भाई हम तो। देखो, तो जे वेक्टर दे रखा है बेटा मुझे, हाँ जे वेक्टर दे रखा और एस वेक्टर भी दे रखा, तो आई क्या हो जाएगा बेटा, ठीक। हाँ, तो जे कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 4 जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट है बेटा एस का, किसका, एस का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है बेटा, तो वो कितना है बेटा, 2i प्लस 3j। तो मैं जानता हूँ क्या, जे का जे के साथ ही तो होगा यार। हाँ, तो 3 टू द 6 इंटू 10 की पावर 4 एम्पियर आएगा। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ भाई आया, ठीक है। बोलो भाई। हम्म, चलो आगे बढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक वायर ऑफ डेंसिटी एटॉमिक मास नंबर इतना इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज 1। ये अच्छा प्रश्न है भैया, ये अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ी केमिस्ट्री टाइप आते हैं, मैं फिर बता देता हूँ। आपको दिया क्या है भाई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक वायर ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी दे रखी है बेटा, डेंसिटी दे रखी है, वो दे रखी है बेटा, मैं बताता हूँ। ये 104 नहीं है बेटा, 10 की पावर 4 kg मीटर क्यूब की डेंसिटी दे रखी है आपको। ठीक है क्या, हाँ सर दे रखी है। एटॉमिक मास नंबर है वो 100 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज 1। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो आप। ठीक है, आपको निकालने क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकालने हैं, एक मिनट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और पर एटम इज 1। नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, और मास नंबर वो 100 है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज 1। मतलब एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये कहने का मतलब है। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। मेटेलिक वायर है जो कितना है, 10 की पावर 4 kg पर मीटर में है। तो पहले तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज निकालो पर यूनिट वॉल्यूम, तो बेटा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ फ्री चार्ज। अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी वो चाहिए, तो क्या चाहिए, टोटल फ्री चाहिए, टोटल फ्री चार्ज चाहिए बेटा, और अपॉन में उसका वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब टोटल वॉल्यूम में, यही तो चाहिए भैया, यही तो अपना आंसर आएगा। हाँ सर, अब आपको वॉल्यूम की बात है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हमें टोटल फ्री क्या चाहिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज 1 इंप्लाइज द टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, वो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो टोटल फ्री एटम आएंगे, मतलब एक एटम के पास क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेटा जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका मतलब जितने एटम्स होंगे ना उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो क्या आएगा, Na एवोगैड्रो नंबर अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट उसका, ये आएगा। और बेटा इनटू कितना कर देंगे, m कर देंगे। ठीक है, ये क्या है बेटा, फ्री एटम आ गए, क्या आ गए, फ्री एटम्स आ गए। ठीक है, फ्री एटम्स आ गए हमारे पास। ठीक है, हाँ इनको आप ध्यान रखेंगे, फ्री एटम्स
आ गए हमारे पास कितने सर m, ये फ्री एटम्स आ गए। अब आपको क्या करना है, यही तो क्या है आपके, अरे बेटा यही तो वो है आपके क्या बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक के पास एक है तो इसमें आप क्या कर दो वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, इसमें आप क्या कर दो वॉल्यूम का डिवाइड कर दो। तो यहाँ से बेटा देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, हाँ भाई बोलो, और इंटू 10⁻4, ये क्या है, ये m बेटा डेंसिटी है, ठीक है, m क्या उसकी डेंसिटी है, और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। सॉरी ग्राम में होता तो बेटा इसको मैं क्या लिख दूंगा केजी में लिख दूंगा, ये आ गया मेरा। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 6.023 इंटू 10⁻28 के आसपास, जो भी आंसर आएगा आपका आ जाएगा, हमें उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बोलो भैया, अरे भाई बोलो, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, देखो ओम्स लॉ की बातें करते हैं नॉर्मली। देखो अब जल्दी चीजें करनी है इसलिए हम ज्यादा क्या नहीं करेंगे, समय जाया नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ ओम्स लॉ क्या होता है बेटा। ओम्स लॉ आप जानते हो क्या, वी ओम्स लॉ वी, ये ठीक है, और यहाँ से क्या आता है V इक्वल टू आर आई, पता है। और बेटा R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। जहां बेटा रो जो होती है वो रेसिस्टिविटी होती है, क्या होती है बेटा रेसिस्टिविटी होती है, राइट। जो बेटा सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। आप लंबाई चौड़ी कर दो, मोटी कर दो, ऊंची कर दो, नीची कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया ऊंचा नीचा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेसिस्टिविटी हमेशा सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, मतलब लोहे की जगह तांबा लेके आओगे ना तभी बदलेगी, लोहे का कोई छोटा मोटा वायर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेजिस्टेंस जो है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और किसके होता है, एरिया के, ठीक है। एल बढ़ाओगे ए बढ़ जाएगा, ए बढ़ाओगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात और बता देता हूँ बेटा, ये तब है जब से एल, जैसे ये वायर है आपका, अगर एरिया कांस्टेंट रख के लेंथ बढ़ाते हो ना तो उसके जितना गुना बढ़ता है उतना हो जाता है। वैसे ही आप क्या करो, लेंथ को क्या रखो, यही रखो, लेकिन एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन एक होता है बेटा क्या, एक होता है बेटा आपका खींचकर, स्ट्रेचिंग होता है बेटा, स्ट्रेचिंग। वायर को ऐसे वायर है आपका और इसको खींच के लंबा करना है तो बेटा पतला हो जाएगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा। इस केस में अगर आपने लंबाई L से एन एल कर दी, n गुना कर दी ना, तो नया रेजिस्टेंस जो है ना बेटा वो n स्क्वायर इंटू आर हो जाता है, ये ध्यान रख लेना। मतलब अगर आपने खींचकर 2 गुना वायर कर दिया तो आर रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, और अगर आपने क्या कर दिया है ऐसे ही जोड़ दिया, एरिया कांस्टेंट करके कोई और लंबा वायर जोड़ दिया, तो क्या होगा, जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतनी लेंथ बढ़ जाएगी, उतने गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान रख लेनी है आपको, ठीक है। बोलो भैया क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओम्स लो, ओम्स लो के अंदर आपको ये बातें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा एक ओम्स लो का एक माइक्रोस्कोपिक लेवल भी होता है जो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ओम्स लो का क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल भी होता है, उसको हम कैसे पढ़ते हैं, कहीं से नियम बराबर वही होता है, NEAVD से चालू करते हैं हम तो नॉर्मली, ठीक है। कहाँ से, ध्यान से देखो, मैं एक बार मिटा दूं क्या इसको, आगे कोई फ्री स्लाइड तो होगी नहीं अपने पास, ठीक है। तो देखो एक बार मैं इसको मिटाता हूँ, मैं एक बार इसको मिटाता हूँ, ये लो, ठीक है। ध्यान दे बेटा फिर से, देख बेटा I बराबर NEAVD, यहाँ से I अपॉन ए लिख दूं तो बेटा क्या आएगा, NEVD, ये बेटा क्या बन गई, करंट डेंसिटी बन गई ना, करंट डेंसिटी, और NEVD, बोलो कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से देखना, J बराबर, देखा NE, इसको लिख सकता हूँ बेटा E को E अपॉन M और टाउ, बोल है कि नहीं, हाँ बेटा बिल्कुल। तो J बराबर NE स्क्वायर, ठीक है, और E बाय M टाउ, बोलो भैया आया कि नहीं आया, हाँ। अब बेटा ये वाली चीज दिए गए सिस्टम के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और ये होती है बेटा कंडक्टिविटी होती है, तो इसको J बराबर इसको सिग्मा E लिख सकता हूँ कि नहीं ले सकता। सर ये कंडक्टिविटी कहाँ से आती है, मैं बताता हूँ कंडक्टिविटी कहाँ से आती है, देखो, हाँ बताओ सर। देखो आप क्या लिखते हो, जो R बराबर रो L बाई ए लिखते हो ना, और इसमें बेटा रो को मैं 1/सिग्मा लिख देता हूँ L बाई ए। तो यहाँ से जो जो रेजिस्टेंस का जो ये L अपॉन ए के साथ जो चीज आती है वो क्या होती है, 1/सिग्मा होती है। तो जब जब आप वाला ये डेरिवेशन हम करते हैं
ये वाला I बराबर एन ई वी डी वाला, यहाँ से हम वापस चालू करते हैं और फिर इसके अंदर क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना भैया। मैं क्या करता हूँ, बताओ, ये क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हाँ, लेकिन आप ध्यान रखो I बराबर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V इक्वल टू आर आई होता है भैया, होता है कि नहीं होता, हाँ सर होता है। तो आप क्या करो बेटा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ पे आ जब आपने इसको ये लिख दिया ना, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक चीज और लिखा जा सकता है क्या, एन ई स्क्वायर बाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आप जानते हो क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ नहीं लिखते हैं क्या, जरा सोच के देखो, जो ये कंडक्टर था इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये बीच में क्या आता है, वी आता है, तो वी अपॉन एल ही तो बेटा ई होता है, तो इसको वी अपॉन एल लिख दें और यहाँ पे लिख दिया टाउ, बोलो है कि नहीं है, हाँ। और देखो बेटा यहाँ से हाँ, यहाँ से बेटा क्या कर देंगे, जे है ना, इसको आई अपॉन ए लिख दें, आई लिख देंगे, ठीक है, तो आई अपॉन ए बराबर, यहाँ से बेटा हाँ ये वाला है, यहाँ आई अपॉन ए लिख दो, ये जे हो गया, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, एल वेल आपका कौन सा नीचा हो जाएगा, यहाँ से देखो, रुको मैं बताता हूँ, आई बाई ए, ठीक है, आई बाई ए बराबर एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और बेटा ये एरिया है ना, इसको इधर ले जाओ, तो एरिया बाय लेंथ इनटू वी, या यहाँ से बेटा आप वी को जब आप लिखोगे यहाँ से वी को, तो देखना ये सारी चीज उल्टी हो जाएगी आपकी, एम एल और बेटा एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, और बाई ए इंटू आई। अब ध्यान से देखो ये वी, ये बेटा कांस्टेंट नहीं है क्या, ये रेजिस्टेंस नहीं है क्या आर, अरे बोला है ना, और आर के अंदर एल बाई ए ये रहा, तो ये वाली चीज क्या बची, कंडक्ट रेजिस्टिविटी, इसका उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम आया कि नहीं आया, देखो ये आ गया ना, तो ये क्या हुई कंडक्टिविटी, इसलिए बेटा जे बराबर सिग्मा ई, ये ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक लेवल है, इसको भी आपको याद रखना है, जे करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा ई, ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल है, ठीक है। चलो ठीक, आगे देखो, हाँ, आने देना, हाँ हाँ, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अभी तो किया था ये राज, जे बराबर सिग्मा ई, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसको याद रखना, अभी अभी मैंने प्रूव किया है इसको, ठीक है, अभी अभी हमने इसको क्या किया है, प्रूव किया है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, ये हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है, हाँ। अब देखो हमारे पास ओम्स लॉ हो गया है, ओम्स लॉ के बारे में मैंने बातें कर ली हैं, और वेट, हाँ, ओम्स लॉ के अंदर सारी बातें हो गई हमारे पास, हम न्यूमेरिकल आगे देख लेंगे इसमें जो भी आते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक दो बातें और बताता हूँ आगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी बात करते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, वी आई ग्राफ से मतलब है, जैसे ओम्स लॉ के अंदर हमें क्या देखा था, और जल्दी से देखें भाई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तो लीनियर वी आई और नॉन लीनियर, लीनियर का मतलब है वी और आई के बीच में ग्राफ खींचेंगे ना, तो कुछ कंडक्टर्स होते हैं जिसमें क्या आता है बेटा, लीनियर आता है वी और आई के बीच में, ये ओमिक होते हैं, ओमिक वायर होते हैं, ओमिक मटेरियल होते हैं, जो क्योंकि ओम्स का लॉ था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन हर एक के लिए लीनियर नहीं आता है, वो नॉन ओमिक होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस,
कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर है ना, जितनी ज्यादा वो पोटेंशियल होता है ना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अप्लाइड पोटेंशियल की। ये लो होता है ओम्स लो। और सब्सटेंस विच ओबे इट कॉल्ड ओमिक और लीनियर कंडक्टर। ध्यान से देखना, वीआई ग्राफ जिनके लिए क्या आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन आता है ना, वो क्या होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं बेटा, ध्यान दे, अरे बोलो, वो होते हैं बेटा ओहमिक। क्या होते हैं, ओहमिक, या मैं खोल दूं तो उसको लीनियर। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा उनको, लीनियर कंडक्टर बोलते हैं, जिनके लिए आई और वी का ग्राफ क्या आता है, लीनियर आता है। अब मान लो कुछ ऐसे भी हैं बहुत सारे जिनके साथ लीनियर नहीं आता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। देखो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मैं, हाँ ये रहा, देखो लीनियर वाला ये दिख गया आपको। अगर मान लो ऐसा ग्राफ आता है जिनके लिए V और I, तो वो तो क्या हो जाएंगे, ओहमिक, ओम को फॉलो करते हैं। ठीक है, और बेटा अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो क्या होगा फिर अगला, अगले होंगे ये देखो नॉन लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस पे थोड़ी सी मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा आप लोगों का। क्या है, देखो ये वाले जो होते हैं ना, यहाँ से ध्यान से देखना, ये आई है, रेड पेन लेते हैं भाई, इधर लेते हैं, ये लेते हैं। देखो ये क्या है, करंट है, और ये है वोल्टेज। तो देखो बेटा स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो ध्यान देना, करंट बढ़ाने पे वोल्टेज बढ़ रही है, बढ़ रही है, एक ऐसा वोल्टेज आता है जिसपे करंट अचानक से बढ़ जाती है। और ये वाला देखो, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा ना, ये कि डायोड में आते हैं, सेमीकंडक्टर में आता है ये। ठीक है, और ये आता है बेटा गैलियम आर्सेनिक। ये क्या है, गैलियम आर्सेनिक का है, वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर गैलियम आर्सेनिक। ये एक एलॉय होता है गैलियम और आर्सेनिक मिला के। इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक तो ना ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, फिर नॉन लीनियर रीजन आ जाता है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस, मतलब ध्यान से देखो, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट डिक्रीज हो रही है, तो इसे नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो ये एक प्रकार का, ये एनसीईआरटी में भी बहुत ज्यादा तरीके से यूज होता है, आपके नीट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों ग्राफ प्ले करते हैं, कि ऐसे एग्जांपल बताओ जहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, जहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो आप ध्यान रखें क्या होता है, ये वाला होता है बेटा डायोड वाला, और ये कौन सा होता है, गैलियम आर्सेनिक होता है। इन दोनों ग्राफ को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना। रिलेशन बिटवीन वी आई इज नॉट यूनिक, V और I के बीच में रिलेशन यूनिक नहीं होता है। ठीक है, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट, मटेरियल एग्जिबिटिंग सच ए बिहेवियर इज गैलियम आर्सेनिक। यानी ये ऐसा, ध्यान से देखो, एक मिनट, ये करंट है, ये करंट डिचकम, ये करंट की वैल्यू है, इसमें ध्यान से देखना, एक तो वोल्टेज ये आ रहा है, ये रहा, एक वोल्टेज आ रहा है, कौन सा बेटा, ये आ रहा है। तो सोच के देखो, एक करंट पे दो वोल्टेज आ रहे हैं, ऐसा काम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ कौन करता है भैया, बताओ, ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ गैलियम आर्सेनिक करता है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है क्या, तो चलो इसके बाद की चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस तरीके से इस चीज को नोट कर लें। ठीक है, ओके, चलो चलो, ओके बाय।